हो सकें। दूसरा क्वेश्चन है, आणविक विज्ञान में ऊर्जा को अक्सर किसकी इकाइयों में व्यक्त किया जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाइयों में, न्यूट्रॉन वोल्ट की इकाइयों में, प्रोटॉन वोल्ट या फिर पॉजिट्रॉन वोल्ट। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो कहीं कहीं पर आपने ऊर्जा को देखा होगा ईवी लिखा जाता है। ईवी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ठीक है, सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऊर्जा को अक्सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई में व्यक्त किया जाता है। देखिए ईवी की डिफिनीशन क्या होती है? एक ईवी की डिफिनीशन होती है, यह गतिज ऊर्जा की वह मात्रा है जो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्वात में 1 वोल्ट का विभवांतर पार करने से प्राप्त की जाती है। इसका एक फिक्स मान भी होता है, एक ईवी फिक्स मान होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल। जूल है ना, तो ऊर्जा के तौर पर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई में व्यक्त करते हैं ऊर्जा को। सही ऑप्शन होगा पहला वाला। तीसरा क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक क्या है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पढ़ के आप लोग बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। पिछला वाला जो हमने सेट कराया था पार्ट नंबर 1 में, हमने आपको बताया था कि 1928 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेट्री नामक डिश पर अपना प्रयोग किया था। तो वहां पर देखा कि जहां जहां पर फफूंद लग गई है उसके आसपास के बैक्टीरिया खत्म हो गए, तो वहीं से एंटीबायोटिक नामक दवा उत्पन्न हुई। फफूंदी और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाई, इसकी खोज किसने की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब की थी? 1928 में की थी। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज ही मिला था। तो सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है, द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण क्या होता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए किसका फार्मूला होता है? द्रव्यमान को हम लोग लिखते हैं मास m मल्टीप्लाई a, किसका फार्मूला होता है? बताइए कार्य का, बल का, दाब का, संवेग का। आपको चारों फार्मूले याद करके चलने। देखिए वर्क का फार्मूला होता है W बराबर F इंटू एस, ठीक है, ये फार्मूला होता है। बल का होता है F बराबर ma, तो यही आपसे पूछने का प्रयास किया है। m क्या है? मास है। a क्या है? एक्सेलरेशन है। तो द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण क्या होगा? बल होगा। सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन। देखिए दाब क्या होता है? दाब होता है प्रेशर बराबर होता है F बाई A, जहां पर F क्या है? फोर्स है, और A क्या है? एरिया है। वहीं पर संवेग की बात करेंगे, मोमेंटम की बात करेंगे, संवेग बराबर होता है mv के। तो आप लोग चारों फार्मूले को याद करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर m क्या है? मास है, और v क्या है? वेलोसिटी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा जो आपसे पूछने का प्रयास किया है, ये आपका बल का फार्मूला पूछने का प्रयास किया, सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। 5वां क्वेश्चन है, ये देखिए फार्मूला लिखा है CnH2n हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र इसमें से किसका है? बताइए। एल्केन का है, एल्काइन का है, एल्कीन का है, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एल्केन और एल्काइन दोनों का। तो बताइए अगर आप C की मात्रा को 1 रखें और H अपने आप डबल हो जाए तो ऐसा कौन सा फार्मूला बनता है? बताइए। जैसे हमने C को 2 लिया तो H क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? आपका एथीन बन जाएगा। मेथ के बाद एथ आता है ना, तो एथीन बन गया। तो ये किसका फार्मूला बनेगा? एल्केन का फार्मूला बनेगा। अगर हम लोग एल्केन की बात करेंगे, एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ये होता है आपका एल्केन का फार्मूला। वहीं पर एल्कीन की फार्मूले की बात करेंगे, जो लिखा हुआ है ये आपका एल्कीन का फार्मूला है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर एल्काइन का फार्मूला क्या होगा? CnH2n-2। अगर -2 करेंगे तो एल्काइन का बन जाएगा, और डबल होगा तो एल्कीन का होगा, और +2 करेंगे तो एल्केन का बन जाएगा। तीनों फार्मूला का आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। 6वां क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। देखिए कार्बोनेट जो होता है वो 2 माइनस उसकी बैलेंसी होती है, और सोडियम होता है 1 प्लस में, तो आपस में बैलेंसी को इंटरचेंज करते हैं। तो 2 वाला यहाँ पर आ जाएगा, तो सही ऑप्शन बनेगा पहला वाला ऑप्शन। देखिए आपके एग्जाम में सोडियम कार्बोनेट भी पूछा जाता है और सोडियम बाई कार्बोनेट भी पूछा जाता है। दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। आज इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए सोडियम बाई कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। ये सोडियम बाई कार्बोनेट है। इसे हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा, या फिर हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा। तो इसमें बाई लग गया ना, और बाई क्या करती है? खाना बनाती है। खाना बनाएगी तो उसमें बेकिंग सोडा डालेगी। तो यहाँ पर से आप लोग याद कर सकते हैं, जहाँ पर बाई लग गया तो वो बेकिंग सोडा हो गया, खाने वाला सोडा हो गया। और सोडियम कार्बोनेट कहते हैं हम लोग धामन सोडा। ये धामन सोडा का फार्मूला है। धामन सोडा मतलब कि धोने वाला सोडा। इसे हम लोग सोडा ऐश भी कहते हैं, सोडा की राख भी कहते हैं। तो ठीक है, आप लोग को याद रहेगा, जहां पर बाई लग जाएगा तो खाना बनाएगी, खाना बनाएगी तो बेकिंग सोडा डालेगी। तो बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट होगा। इसका सही ऑप्शन होगा पहला वाला। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार को प्रकट करते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा है जो उभयधर्मी ऑक्साइड को दर्शाता है? इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन,
एल्युमिनियम को जो ऑक्साइड होता है, कैसे ऑक्साइड बनेगा, Al2O3 ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनेगा, Al2O3 बनेगा। तो ये उभयधर्मी का काम करता है, मतलब क्षार का भी काम करेगा और अम्ल का भी काम करेगा। और एक आपके एग्जाम में पूछता है ZNO, जिंक ऑक्साइड जो होता है ये भी आपका उभयधर्मी काम करता है। अगर ये ऑप्शन न देता तो जिंक ऑक्साइड आपके ऑप्शन में देता। ये दोनों ही ऑक्साइड आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। एक रिएक्शन आपको दिखाते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कैसे ये काम करता है। जैसे हमने Al2O3 ले लिया, अब इसके साथ में हम HCl को मिलाते हैं। HCl क्या है, अम्ल है, तो अम्ल के साथ में ये क्षार का काम करेगा। ठीक है, अम्ल के साथ ये क्षार का काम करेगा और अम्ल और क्षार की रिएक्शन होती है तो लवण और जल बनता है, मतलब साल्ट और वाटर बनता है। तो साल्ट में क्या बन जाएगा, AlCl3 बनेगा, मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा और पानी निकल जाएगा। तो यहां पर आपने देखा जब इसके साथ आपने अम्ल मिलाया तो इसने क्षार का बिहेवियर किया और आपका लवण और मतलब कि साल्ट और वाटर बन गया। तो यहां पर इसने क्षार का बिहेवियर किया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, अगली रिएक्शन में देखते हैं Al2O3 जो हमारा है, अगर इसकी हम लोग क्षार के साथ में रिएक्शन कराते हैं, NaOH क्या है, क्षार है, तो यहां पर ये अम्ल का नेचर करेगा, अम्ल का बिहेव करेगा और इस दशा में भी क्या करेगा, ये साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा ये दोनों का बिहेवियर कर रहा है, अम्ल का भी क्षार का भी, तो इसलिए इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत परिपथ में आवेशों का प्रवाह स्थापित करता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। अगर कहीं पर आपको विद्युत प्रवाहित करनी है तो इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में आपको सिलेक्ट करना है। इसका सही ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉन। कहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर विद्युत परिपथ आसानी से स्थापित हो सकता है। हमने आपको एक 50 स्पेशल साइंस वाला वीडियो कराया था, तो वहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से कौन सा सोल्यूशन जो है उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। तो इसका सही ऑप्शन था ग्लूकोज का घोल, या फिर कर सकते हैं शर्करा का घोल, या फिर चीनी के घोल में आप विद्युत प्रवाहित नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लूकोज के घोल में क्या होता है, आपस में उसके इलेक्ट्रॉन्स टूटते ही नहीं है। जो कंपाउंड बनता है उसके इलेक्ट्रॉन्स आपस में टूटते नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। तो इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी जरूरी है अगर आपको किसी भी परिपथ में विद्युत प्रवाहित करनी है तो। देखिए 9वां क्वेश्चन है, उठे हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा निहित है। अगर आपने हथौड़े को उठाया हुआ है तो उसमें कौन सी ऊर्जा आपको लग सकती है, मांसपेशी ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, गति ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन, स्थिति ऊर्जा। देखिए स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, आपने हथौड़े को उठाया हुआ है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे आप उसे चला देंगे तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, लेकिन अगर उठा हुआ है तो उस समय इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन है, यदि एक बस किसी उत्तल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है और प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे 2.5 मीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण का आपको आवर्धन ज्ञात करना है। कैसे करेंगे आप, थोड़ा सा सोचने का प्रयास कीजिए। आपको मैंने आवर्धन का फॉर्मूला बताया हुआ है। तो दर्पण के आवर्धन का फार्मूला होता है V/U। यहाँ पर V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और U क्या है, वस्तु की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 2.5। वस्तु की दूरी कितनी है, 5 मीटर पर वस्तु रखी है, तो 2.5/5 कर दीजिए तो उत्तर आ जाएगा 0.5। कौन सा उत्तर सही होगा इसका, डी वाला ऑप्शन सही उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप V/U कर लीजिएगा। प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से और वस्तु की दूरी दर्पण का आपको डिवाइड कर देना है, उत्तर आ जाएगा डी वाला ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आवर्त सारणी के शीर्ष से दाईं ओर पाया जाता है। आवर्त सारणी मैंने आपको दिखाई थी, शीर्ष से दाईं ओर आपको देखना है क्या रखी गई है। धातु और धातु दोनों रखी गई हैं, अधातु रखी गई हैं, धातु रखी गई हैं, उपधातु रखी गई हैं। इसको आपको दिखाने का प्रयास करते हैं आवर्त सारणी में ले जा करके। देखिए ये आपकी आवर्त सारणी है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये बीच वाली रेखा को देखने का आप लोग प्रयास कीजिए। जो बीच वाली रेखा खींची गई है ये उपधातुओं की रेखा है। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिनियम, पोलोनियम, ये सभी आपके उपधातु में आते हैं। और ये उपधातुओं की रेखा इसलिए खींची गई है क्योंकि इसके इस साइड के तत्व जितने भी हैं आपके वो धातु कहलाते हैं। तो ये तो लेफ्ट साइड के हो गए, और राइट साइड के जो तत्व होते हैं वो अधातु कहलाते हैं। ठीक है,
तो आपसे प्रश्न में पूछने का प्रयास किया है शीर्ष में, दाईं ओर के शीर्ष में कौन से तत्व आपके रखे गए हैं, तो अधातु रखे गए। दाईं ओर की बात करेंगे तो अधातु, और अगर हम लोग बाईं ओर की बात करेंगे तो धातु रखे गए। ठीक है, ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे से जो 50 वाला सेट हमने आपको कराया था साइंस का, वहां पर आपको मैंने बताने का प्रयास किया था। तो चलिए देखिए, हम लोग आ चुके हैं प्रश्न की ओर। अवर सारणी में शीर्ष से दाईं ओर रखा गया है अधातु। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, एक बैटरी से 10 सेकंड में 25 कूलाम का आवेश निकलता है, प्रवाहित होने वाली धारा का मान आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी मिलेंगे। छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन आप लोग इनसे भी डर जाते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा फार्मूला है, इसे अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं। Q बराबर IT, यहाँ पर Q क्या है, आवेश है, I क्या है, धारा है, T क्या है, समय। अगर आप इस फार्मूले का यूज करते हैं, यहाँ पर देखिए आपसे धारा पूछी है तो I निकालना है अगर आपको, तो Q अपान T कर दीजिए तो I निकल आएगा। Q मतलब कि आवेश कूलाम में रखा गया है, 25/10 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। सही उत्तर होगा इसका ए वाला ऑप्शन। यहाँ पर देखिए आंसर की भी दे रखी है, अगर आपको देखना है तो आंसर की में आप जाकर के उत्तर भी देख सकते हैं कि पहला वाला ऑप्शन दिया गया। सही ऑप्शन है पहला वाला ही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक युवा पुरुष का रक्तचाप समानता कितना होता है। अगर एक आप सामान्य पुरुष हैं तो आपका रक्तचाप कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछने का प्रयास किया। काफी बार आपके एग्जाम में पूछता है ब्लड प्रेशर, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। अगर आपका रक्तचाप 120/80 है, यहाँ पर 120 क्या है, सिस्टोलिक है, हिंदी में कहते हैं प्रकुंचन, और 80 क्या है, डायस्टोलिक है, जिसे हम लोग कहते हैं अनुशीतलन हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अगर आपका ये बढ़ जाता है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, जैसे 120 वाला अगर 140 हो गया और ये भी बढ़ जाएगा आपका 90 हो गया तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो गया। इसी प्रकार से लो भी हो जाता है, 110/70 हो सकता है तो ये लो हो जाता है, इसमें लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो इतना आपका होना चाहिए, इससे नीचे जाएगा ऊपर जाएगा तो आपके शरीर को दिक्कत आ जाएगी और आप हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाएंगे। सही ऑप्शन सी वाला। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है। अलग अलग परमाणु क्रमांक होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, भौतिक गुण समान होते हैं, रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो समस्थानिक क्या होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक सेम हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। जैसे कि हम बात करते हैं कार्बन के समस्थानिक की, कार्बन की ये 2 समस्थानिक आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखें परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, तो इसमें क्या करिए आप न्यूट्रॉनों की संख्या देखने का प्रयास करिए। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा दीजिए, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ही 6, और इसको घटाएंगे तो इसमें आएगी 8 क्योंकि 2 ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भिन्न भिन्न न्यूट्रॉनों की संख्या अगर होगी तो वे समस्थानिक कहलाएंगे। सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला। यहाँ पर अलग अलग परमाणु क्रमांक लिखा है ना, तो अलग अलग परमाणु क्रमांक कैसे होगा, सेम परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, एक और बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन की समस्थानिक की बात करते हैं। ये देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, 3 आपके होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है, यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या 1 है, यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न न्यूट्रॉनों की संख्या होगी तो वो क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। सही ऑप्शन होगा सी वाला। 15 नंबर क्वेश्चन है, मीथेन निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का मुख्य घटक है। बताइए, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। तो मीथेन किसका घटक है, तो एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है। इसका फार्मूला होता है CH4। ठीक है, इसे मार्स गैस भी कहते हैं क्योंकि दलदली स्थानों में पाई जाती है। जैसे कि धान के खेत में जब पानी भर जाता है तो वहाँ पर मीथेन गैस उत्पन्न हो जाती है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि धान के खेत में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो मार्स गैस, मीथेन गैस उत्पन्न होती है। एक प्रकार की नेचुरल गैस है। जो आप CNG भराते हैं ना, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वहाँ पर भी मीथेन ही भरी जाती है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। CNG में मीथेन गैस होती है, तो ये नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है। सही ऑप्शन होगा इसका पहला वाला। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, मान लीजिए कांच से हवा में जाती है, तो प्रकाश किरण किस ओर झुकेगी। देखिए कांच क्या है, एक सघन माध्यम है, हवा क्या है, एयर क्या है, गैस है, तो एक विरल माध्यम है। इस प्रकार से आप लोग बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप मानते हैं ये कांच है और इधर आप मानते हैं हवा है, तो यहाँ से मान लीजिए आपने किरण को छोड़ा, ऊपर से कोई किरण जो है कांच से गई और ये अभिलंब है,
तो अविलंब से दूर हट जाएगी, क्योंकि आप विरल माध्यम भेज रहे हैं, जाना चाहिए तो सीधा, लेकिन हट जाएगी, अविलंब से दूर हटने का प्रयास करेगी। वहीं पर अगर बात करते हैं विरल से सघन की ओर जाती तो अविलंब की ओर झुक जाती, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है तो अविलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, सही ऑप्शन होगा सी वाला। फ्री हो रही है ना, फ्री होगी तो दूर जाएगी, सही ऑप्शन होगा सी वाला। इस प्रकार के मैंने क्वेश्चन कराए, जो पिछले मैंने 2 वीडियो कराए, वहां पर भी मैंने आपको सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम दोनों प्रकार से बताने का प्रयास किया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में मौजूद आपको धनायन ढूंढना है। धनायन की बात करेगा, देखिए सोडियम क्लोराइड इस प्रकार से लिखा गया है, इसको अगर आप लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे तो इसमें एक पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, तभी तो ये जुड़ेगा। सोडियम जो होता है वो पॉजिटिव होता है और क्लोरीन नेगेटिव होता है, इसको एक चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन और इसके पास एक ज़्यादा होता है, तो दोनों आपस में मिल जाते हैं, एक ये इसको दे देता है तो इसका पूरा हो जाता है और आपस में ये मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे धनायन पूछा है ना, तो धनायन कौन सा होगा, इस सोडियम वाला। Na+ जो होगा वो आपका धनायन होगा। अगर आपसे पूछता ऋण आयन तो आप लोग क्लोरीन को सही करते हैं, किसी सेट में पूछ लेगा आपसे धनायन पूछ लेता है तो किसी सेट में आपसे ऋणायन पूछता है, सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम आपको बताना है। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसका रासायनिक नाम होता है, पहले मैं आपको सूत्र बता देता हूँ इसका, MgOH का होल ट्वाइज होता है। अब आप लोग पहचानने का प्रयास कीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो सही ऑप्शन होगा इसका वाला ऑप्शन। जैसे आपके पेट में कभी एसिडिटी हो जाती है, जैसे आपने कोई उल्टा सीधा खा लिया बाहर खाना, तो आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, मतलब एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, इनो पीते हैं जाकर के ना। तो इनो में क्या होता है, और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ये एक वीक बेस होता है। क्या होता है, वीक बेस होता है। और इनो में क्या होता है, एक वीक बेस मिलाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसमें। तो क्या करता है, आपके पेट में एसिड हो गया है तो एसिड की रिएक्शन करा देता है बेस से, एसिड की रिएक्शन कराएंगे बेस से तो बनेगा साल्ट और वाटर, तो इससे आपकी पेट की जो एसिडिटी होती है वो सही हो जाती है। तो यही फार्मूला होता है, एक वीक बेस आपको 5-6 रुपए में आता है इनो का पैकेट, उसको आप पी लेंगे तो आपके पेट की जो एसिड है वो बेस से रिएक्शन कर लेगी तो साल्ट और वाटर बन जाएगा और आपका पेट जो होगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से कौन सबसे कम विषाक्त नाइट्रोजन युक्त कचरा है। ठीक है, बताइए सबसे कम जिसमें टॉक्सिक हो, ऐसा क्या है। देखिए यूरिया और यूरिक अम्ल ये दोनों आपके थोड़े से कम होते हैं। अगर विषाक्तता की बात करेंगे, अमोनिया जो होता है टॉक्सिक होता है, हमारा शरीर क्या करता है, अमोनिया को चेंज कर देता है यूरिया में और फिर मूत्र द्वारा बाहर निकाल देता है यूरिया को। लेकिन क्या होता है, जैसे कि आपका रेप्टाइल्स हो गए और आपके पक्षी वर्ग हो गए, इनका जो आपका अमोनिया होता है वो चेंज होता है यूरिक अम्ल में। ये सबसे कम नाइट्रोजन युक्त कचरा जो होगा तो यूरिक अम्ल में होता है। ठीक है, सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। अगर मनुष्य की बात करेंगे तो यूरिया में निकलता है, थोड़ा सा में ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे कम की बात करेंगे, इन 4 ऑप्शन में आपसे पूछा है तो सबसे कम होता है यूरिक अम्ल में, तो डी वाला ऑप्शन जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र धारा विभवांतर प्रतिरोध के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे, ओम्स लॉ के फार्मूले से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। मैंने आपको कई सेट दिखाए हैं, ओम्स लॉ से क्वेश्चन अवश्य पूछने का प्रयास करता है। देखिए क्या होता है, V बराबर IR आपको मालूम है, इस प्रकार से आप याद कर लीजिए। अब देखिए कैसे चेंज किया है, देखिए R बराबर क्या लिखा, V/I, तो ये बिल्कुल सही लिखा है। अगर आप R यहाँ से निकालेंगे तो V/I आएगा। कहीं कहीं पर ये आपसे उल्टा भी लिखता है, देखिए दूसरे वाले ऑप्शन में I/V करा है तो जल्दबाजी में गलत हो जाता है, लेकिन इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 21 नंबर क्वेश्चन है, एल्काइन हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक क्या हो सकते हैं, बताइए। एकल बांध, त्रिक बांध, द्विबांध या फिर 4 से अधिक बांध। देखिए इसके पहले क्वेश्चन आया था ना, तो वहां पर आपसे एल्केन का फार्मूला पूछा था, तो मैंने आपको कुछ बताने का प्रयास किया था। अगर एल्केन होगा तो उसमें सिंगल बांड होगा, ठीक है। अगर एल्कीन है तो उसमें डबल बांड होगा, और यहां पर आपसे एल्काइन पूछा है ना, तो यहां पर ट्रिपल बांड होगा, और एक से अधिक भी हो सकते हैं। अगर बड़ा कंपाउंड होगा तो कहीं पर बीच पर ट्रिपल बांड में लग जाएगा, आगे भी लग जाएगा। तो एक या एक से अधिक क्या हो सकते हैं, ट्रिपल बांड हो सकते हैं, ट्रिपल बांड। एल्काइन है ना, अगर यहीं पर एल्कीन लिख देता तो डबल वाला सही करते, एल्केन लिखता तो एक वाला यूज करते,
इन तीनों बातों पर आपको ध्यान रखना है। सही ऑप्शन है बी वाला। 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति आपको दे रखी 2000 हर्ट्ज और उसकी तरंग दैर्ध्य आपको दे रखी 0.2 मीटर। ध्वनि तरंग की चाल आपको ज्ञात करनी है। चलिए कैसे करेंगे, कोई फार्मूला आपको याद आ रहा है? v बराबर एन लिम्डा होता है। यहाँ पर v क्या है? v चाल होती है, n क्या है? आवृत्ति होती है, लिम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य होती है। तो n और आप लिम्डा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2000 मल्टीप्लाई 0.2, तो ये 4 बन जाएगा और एक जीरो कम हो जाएगा दशमलव के कारण, 400 आना चाहिए, 400 मीटर पर सेकंड। सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र में मौजूद हरे पौधे मछली की सांस लेने में किस प्रकार से मदद करते हैं? जो समुद्र में पौधे होते हैं ना, तो मछलियां सांस लेती हैं तो कैसे मदद करते हैं? तो आपको मालूम है पौधे क्या करते हैं, जब खाना बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं, तो ऑक्सीजन को निकालते हैं तो मछलियां उनको ले लेती हैं। सही ऑप्शन होगा सी वाला, वे ऑक्सीजन निकालते हैं। सिंपल सी बात है, मछली को चाहिए ऑक्सीजन, चाहे तो वो जल से ले चाहे पौधे से ले, जल से ही लेती, जल के माध्यम से, तो ऑक्सीजन चाहिए उसको, ऑक्सीजन से ही सांस लेगी। सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन है, जब एक ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो क्या होगा? जैसे आप कोई कमरे में बैठे हैं, बोलते हैं तो बाहर आवाज़ जाती है, कुछ नहीं जाती है। तो कुछ जो नहीं जाती वो क्या होती है कि आपके कमरे की जो दीवारें होती हैं, किसी कापी किताब कोई सामान रखा है तो उसमें अवशोषित हो जाती हैं, और कुछ आवाज़ें आपकी बाहर जाती हैं। तो इससे क्या कारण है, ध्वनि जो है वो कुछ अवशोषित हो जाती है और कुछ परावर्तित हो जाती है, दोनों गुण इसमें होता है। तो सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। ठीक है, ध्वनि जब ठोस से टकराती है तो कुछ अवशोषित हो जाएगी, कुछ परावर्तित हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह किस प्रकार का लवण है? देखिए आपका साल्ट कैसे बनता है, साल्ट बनता है अम्ल प्लस क्षार की रिएक्शन कराते हैं अगर आप, तो साल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात लिखी गई है क्षारीय लवण। ऐसा क्यों लिखा गया? ऐसा इसलिए कि लिखा गया कि हमने दुर्बल अम्ल की प्रबल क्षार के साथ में रिएक्शन करा दी है। जो आपका साल्ट बना तो क्षार हमारा प्रबल था, तो इस क्षार के गुण जो थे वो साल्ट में ज़्यादा आ गए, क्योंकि हमारा अम्ल जो था वो दुर्बल था तो इसलिए उसके गुण नहीं आए, लेकिन क्षार हमारा प्रबल था तो उसके गुण आ गए। ठीक है, इसलिए आपका लवण जो बना वो क्षारीय बना। अगर यहीं पर आपसे अम्लीय लवण पूछता तो उसमें प्रबल अम्ल होता और दुर्बल क्षार होता, तब सी वाला ऑप्शन सही होता। लेकिन अभी सही है बी वाला ऑप्शन। एक बार मैं आपको इसको बना करके दिखाता हूँ, वैसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड किया कराते हैं H2CO3 से। यहाँ पर आप देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रबल क्षार होता है, दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए प्रबल क्षार, और H2CO3 जो है एक दुर्बल अम्ल है, तब जाकर के ये सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बन जाता है, साल्ट प्लस वाटर, और यहाँ पर आप क्षार और एसिड की रिएक्शन करा दिए हैं, तो यहाँ पर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की रिएक्शन हुई है, तब जाकर के क्षारीय लवण बना है। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। 26 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए तापमान पर किसी द्रव गैस ठोस के कणों में अलग अलग मात्रा में क्या होती है? स्थिर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अगर आपने मान लीजिए दिए गए टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री टेम्परेचर की बात करते हैं, अगर हमने दिया ठोस को, ठोस का मान लीजिए कोई लोहे का गोला है, उसको हमने टेम्परेचर दिया, तो इसके अणु जो होंगे वो थोड़ा थोड़ा किनारे होने का प्रयास करेंगे। वैसे इतनी जल्दी नहीं हो जाएंगे, टेम्परेचर काफ़ी देना पड़ेगा लोहे के लिए, लेकिन थोड़ा से प्रयास करेंगे थोड़ा से किनारे होने के लिए। ठीक है, अगर हम द्रव की बात करेंगे तो 25 डिग्री टेम्परेचर पर जल थोड़ा गर्म होगा और थोड़ा वाष्पन शुरू हो सकता है इससे। तो इसमें क्या हुआ, कण जो होंगे उनकी गतिज ऊर्जा में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, और जैसे हमने गैस को दिया तो गैस में ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो चेंजमेंट क्या हो रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा में ज़्यादा चेंजमेंट होगा, ठोसों में कम होगा, द्रव में थोड़ा से ज़्यादा होगा, गैसों में और ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से क्या चेंजमेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंजमेंट होगा। अगर हमने कोई भी टेम्परेचर दिया, जितना भी आप मान लेते हैं, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी में ज़्यादा चेंजमेंट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। इसमें दो ऑप्शन आपके सही किए जाते हैं, एक ऑप्शन इसमें दे रखा है, एक ऑप्शन नहीं दे रखा है। बताइए गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एक तो देखिए आपका बी विटामिन नष्ट होता है,
इसमें B1 लिख दिया है, मतलब थायमीन आपको जो विटामिन है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, या फिर आपको यहाँ पर बी भी लिख सकता था। बी और सी ये दो विटामिन ऐसे हैं जो गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर इस ऑप्शन में B1 न देता तो सी दे सकता था। बी और सी जो आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं ये दोनों ही गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं। जैसे आप खाना को बनाते हैं तो सबसे पहले ये दोनों विटामिन नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ऐसी चीज़ जिसमें बी आपका विटामिन हो, सी विटामिन हो, तो उसे कम मात्रा में गर्म कीजिए या फिर उसे धुलकर खाने का प्रयास कीजिए, तो ऐसे विटामिन है बी और सी आपकी सुरक्षित रहेगी। लेकिन अगर आपने गर्म किया तो ये विटामिन जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं और उससे गर्म करने पर नष्ट भी हो जाते हैं। तो बी और सी को याद रखिएगा। अगर बी में आपसे पूछने का प्रयास करता है तो B1 मतलब थायमीन जो होता है वो सबसे पहले नष्ट होता है। सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, उपरोक्त अपक्रिया में कौन सी अपक्रिया का एक उदाहरण है। ये रिएक्शन जो आपको दी गई है कैसी रिएक्शन है, ऊष्मक्षेपी रिएक्शन है, संयोजन रिएक्शन है, विस्थापन है, अपघटन है, बताइए। देखिए ऊष्मक्षेपी मतलब कि ऊर्जा निकलनी चाहिए, ऊर्जा तो कहीं आपको निकलती हुई दिख नहीं रही है। संयोजन मतलब होता है जुड़ना, इसमें कोई जुड़ाव तो हो नहीं रहा है। विस्थापन को देखने का प्रयास करिए। अपघटन मतलब होता है टूटना, तो टूट भी नहीं रही है, कोई एक चीज़ टूट करके दो भागों में बट जाए तो उसे कहते हैं टूटना, तो ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो सिर्फ क्या हो रहा है इसमें, विस्थापन हो रहा है। आपने एक विद्युत सक्रियता श्रेणी पढ़ी होगी, हम लोग जब 11 या 12 में थे तो आपको पढ़ाई गई होगी, लिखबा सरकाना मिंजी मंजनकर, ऐसे हम लोगों ने याद की थी। मतलब जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। इस प्रकार से सीरीज आपकी बनती थी, आप लोगों ने याद की हो कि न की हो, इस प्रकार से सीरीज बनती थी। तो जो लिथियम होता है सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, तो अपने नीचे जितनी भी सीरीज आती हैं उनको ये हटा सकता है। तो यहाँ पर देखिए फेरस ने सल्फेट के साथ में, देखिए कापर को यहाँ पर से हटा करके स्वयं लग गया है सल्फेट के साथ। तो देखिए फेरस ने हटा दिया ना, विस्थापित कर दिया, किसको, कापर को विस्थापित कर दिया, कापर किनारे हो गया ना। तो यहाँ पर जो है विस्थापन अपक्रिया, किसको विस्थापित कर दिया, कापर को विस्थापित कर दिया, क्योंकि कापर जो था कम सक्रिय था और फेरस जो था ज़्यादा सक्रिय था। तो आप जब इसको पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी को तो वहाँ पर आपसे पूछेगा भी रिएक्शन में, ऐसी रिएक्शन कोई लिख देता है, अगर कोई नीचे वाले तत्व को विस्थापित करा देता तो आपको रिएक्शन गलत कहनी होगी कि रिएक्शन गलत है, नीचे वाला तत्व ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर सकता है, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले को स्थापित कर सकता है। ये नियम है सक्रियता श्रेणी का, इसे आपको याद रखना होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अधातुओं में नहीं होता है। अधातु में कौन सा गुण नहीं होता है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले वाले सेट में पूछा था और काफ़ी लोगों ने गलत उत्तर दिया इसका। आप लोग पहले उत्तर को ज़्यादा उत्तर दे रहे थे, इसी को देख रहे थे आप लोग। देखिए अधातुओं जो गुण नहीं होता है वो तीनों नहीं होता है। ये तननशीलता मतलब कि तन्यता, और तन्यता जो गुण है वो धातुओं गुण है। धातु को आप तान सकते हैं मतलब खींच करके बढ़ा सकते हैं तार की तरह। जैसे 1 ग्राम सोने को, 1 ग्राम सोना ले लीजिए, अगर आप इसको खींच करके बढ़ाना चाहें तो 2 किलोमीटर लंबी इसको बढ़ा सकते हैं, 2 किलोमीटर तक लंबी बिल्कुल से पतली रेखा में इसको बढ़ा करके लंबा कर सकते हैं, तान सकते हैं। तो ये धातुओं गुण है, अधातु गुण नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए सी वाले ऑप्शन लिखा गया आघात वर्धनीयता, मतलब कि पीट करके आप इसे चादर बना सकते हैं, किसको, धातु को। अधातुओं गुण तीनों नहीं है। अनुनादी मतलब क्या होता है, मतलब कि इसमें आवाज़ आती है, धातुओं को अगर आप करेंगे तो उसमें आवाज़ आएगी। तो ये तीनों गुण जो हैं वो धातुओं के लिखे गए हैं। तो सही ऑप्शन होगा इनमें से सभी। कौन सा गुण धातुओं में नहीं होता है, इनमें से सभी गुण जो होता है वो धातुओं में नहीं होता, ये अधातुओं में नहीं होता, धातुओं में होता है, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा, डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। आज के देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है। आपने ध्वनि पढ़ा होगा तो वहाँ पर जो तरंग मान लीजिए चल रही है, ऐसे तरंग चल रही है, तो यहाँ पर आयाम क्या निर्धारित करता है। तो आयाम क्या होता है, जो वेवलेंथ मैक्सिमम जो ऊपर तक जाती है उसे कहते हैं आयाम। मैक्सिमम जो हाइट होती है वेवलेंथ की उसे कहते हैं आयाम। जितना ये गई इसे कहते हैं आयाम, ठीक है। अगर ये ऐसे ऐसे जा रही है तो इसका मतलब हाइट इसकी ज़्यादा है, तो इसकी प्रबलता होगी, ठीक है। आयाम क्या निर्धारित करता है, उसकी प्रबलता को निर्धारित करता है। अगर ये बिल्कुल से कम जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, तो मतलब ये ध्वनि तरंग जो है इसकी प्रबलता बहुत ही कम है।
अगर इसका आयाम बढ़ रहा है मतलब कि इसकी हाइट बढ़ती चली जा रही है, तो इसका मतलब इसकी प्रबलता ज़्यादा है। सही ऑप्शन कौन सा होगा इसका? दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो मैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज थी। इसके पहले हमने आपको एक पार्ट कराया हुआ है, आप लोगों ने बार बार कहा कि इसका सेकंड पार्ट लाया जाए, तो हमने एक बेहतरीन इसका सेकंड पार्ट लाए हैं। इसमें से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही करने का प्रयास किया है? हमारा प्रयास है कम से कम आप लोग 20 प्लस करें। अगर आप 20 प्लस करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर हमारा लक्ष्य होगा कम से कम आपको 25 क्वेश्चन सही करने का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन है। पहले जब आपको ये क्वेश्चन तैयार होंगे तो हम इसके आगे भी आपको इसके नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है? क्योंकि इस क्वेश्चन से भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं, और जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने आपको सारे क्वेश्चन इसी बताने का प्रयास किया। लगभग 30 प्रश्नों में हमने आपको 40 से 45 प्रश्न बताने का प्रयास किया। वो सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक है? चलिए एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने का प्रयास करता हूं, उससे आप लोग बताइएगा। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है 1928 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक दवा की खोज की थी? अगर आपने पहला वाला वीडियो हमारा देखा होगा तो उसी को घुमा करके पूछा गया। पिछले वाले में ऑप्शन से प्रश्न बनाया गया था, अब की बार देखिए प्रश्न को ऑप्शन बना दिया गया। चलिए बताइएगा, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, आप लोग बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिएगा। एक क्वेश्चन और आपसे पूछने का प्रयास करता हूं, पहले इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए और उत्तर देने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन में नहीं आएगा तो आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताया जाएगा। एक क्वेश्चन और आप लोग देखिए, ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी एक रक्त शर्करा के रूप में जानी जाती है? रक्त शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज, ट्रिहलोज, माल्टोज और सुक्रोज, इसमें से आपको बताना है, ठीक है? ये दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक बार आप लोग लाइक करके जाइएगा, ठीक है? लाइक करिएगा। अगर आप लोग इसका तीसरा पार्ट चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना हम आपको तीसरा पार्ट कराने का प्रयास करेंगे, और ये दोनों प्रश्न आपको अगले वाले वीडियो में बताएंगे। और आप लोग को आते हो तो कमेंट बॉक्स में आपको बताइएगा। मिलते हैं आपसे पार्ट 3 में। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग अपना स्कोर कार्ड शेयर कीजिएगा कि आपने इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन किए हैं।